तो हम डिस्कस कर रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ नीट एग्जामिनेशन इन द यूनिट जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चैप्टर है बेटे। इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक आज हम ले रहे हैं। दिस इज कॉल्ड एज पेडिग्री एनालिसिस। अब एक बात समझिए यहाँ पर, देखिए ह्यूमन बीइंग्स में चॉइस मेटिंग पॉसिबल नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपको पी प्लांट ये देखना था कि ये होमोजाइगस स्टॉल है कि हेट्रोजाइगस स्टॉल है, तो आपने एक टेस्ट क्रॉस करके देख लिया और आपको ये समझ में आ गया था कि ये होमोजाइगस है कि हेट्रोजाइगस है। लेकिन इस तरह की चॉइस मेटिंग्स ह्यूमन बीइंग्स में पॉसिबल नहीं है। सो पहली प्रॉब्लम तो हमें ये समझ में आई कि ह्यूमन बीइंग्स में चॉइस मेटिंग्स आर नॉट पॉसिबल। सो चॉइस मेटिंग्स आर नॉट पॉसिबल। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। नंबर टू, एक और बात बड़े ध्यान से समझिए। ये तो आपकी एनसीईआरटी मेंशन करती है कि एक प्रॉब्लम ये है कि चॉइस मीटिंग्स पॉसिबल नहीं है। दूसरी प्रॉब्लम मैं आपको एक और बता रहा हूं, दैट द नंबर ऑफ प्रोजेनी इज लिमिटेड। मेरा कहने का मतलब ये है कि 3:1 रेशो के लिए कम से कम 4 प्रोजेनी चाहिए। सो ऐसा नहीं है कि ह्यूमन बींग्स में नंबर ऑफ प्रोजेनी बहुत ज़्यादा होते हैं। सो दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि नंबर ऑफ प्रोजेनी इज लिमिटेड। सो ये जो दो प्रॉब्लम है, इस वजह से जो कन्वेंशनल जेनेटिक एनालिसिस है, जो क्रॉस आप कराते हैं, जो चॉइस मेटिंग्स आप करा सकते हैं, दैट इज नॉट पॉसिबल इन ह्यूमन बीइंग्स। सो ह्यूमन बीइंग्स में किसी भी जेनेटिक डिजीज को स्टडी करने के लिए आप क्या करेंगे, आप किसी भी पेशेंट की जो कि अफेक्टेड इंडिविजुअल है या कोई भी इंडिविजुअल, उसकी फैमिली हिस्ट्री को ट्रेस करना शुरू करेंगे और एक पूरा का पूरा फैमिली ट्री क्रिएट करेंगे और फिर ये देखेंगे कि क्या ये डिसऑर्डर इस फैमिली के अंदर क्या कर रहा है, रन कर रहा है, और क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये आदमी, इसके बच्चे क्या हो सकते हैं, इन्फेक्ट हो सकते हैं, ये क्या हो सकता है, कैरियर हो सकता है। इस तरह की सारी प्रोबेबिलिटीज आप इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो आप रिट्रोस्पेक्टिव चल रहे हैं एक तरह से। सो फिर ये बात समझिए, क्योंकि चॉइस मेटिंग्स पॉसिबल नहीं है, नंबर ऑफ प्रोजेनी क्या है, लिमिटेड है, तो कन्वेंशनल जेनेटिक एनालिसिस की जगह मुझे ह्यूमन बीइंग्स में जेनेटिक एनालिसिस के लिए किसका सहारा लेना पड़ेगा, पेडिग्री का। पेडिग्री शब्द काफी कॉमन है। पेडिग्री का मतलब यह है कि आप किसी भी इंडिविजुअल की पूरी फैमिली हिस्ट्री को क्या करेंगे, ट्रेस करेंगे। एक पूरा आपके सामने एक चार्ट, एक ग्राफिकल पैटर्न में उसका पूरा का पूरा जो है पेडिग्री आ जाएगा, जिसमें फिर आप ये एनालाइज करेंगे कि ये डिजीज किस तरह से इनहेरिट हो रही है और क्या चांसेस हैं कि आगे आने वाली जनरेशन्स में ये डिजीज ट्रांसमिट होगी कि नहीं होगी। इस तरह की प्रेडिक्शन को आप क्या कह रहे हैं, पेडिग्री एनालिसिस कह रहे हैं। सो आई होप दिस थिंग इज एब्सोल्युटली क्लियर। पहले मुझे ये समझ में आ गया कि पेडिग्री एनालिसिस क्या है। इस पेडिग्री एनालिसिस को करने के लिए हमारे पास कुछ स्टैंडर्डाइज्ड सिंबल्स हैं। So please understand, there are some standardized symbols that will be used in constructing and analyzing the pedigrees of the human beings. So हम ये कह रहे हैं, a male is represented by a square shape. इसको हम कहते हैं मेल। दिस इज अनअफेक्टेड मेल। हमने इसे क्या कह दिया, अनअफेक्टेड मेल। और अगर आप अफेक्टेड मेल दिखाना चाहते हैं तो आप इसको कोई कलर कर सकते हैं। लेट अस से मैंने जैसे इसको ब्लैक कलर कर दिया, तो ये इस तरह से आपने क्या दिखा दिया कि ये क्या है, अफेक्टेड मेल है। या आप कोई भी पैटर्न ले सकते हैं, आपने इस तरह से बना दिया और आपने ये क्या कह दिया कि ये क्या है, अफेक्टेड मेल है। सो प्लीज अंडरस्टैंड, जब भी आप कोई पेडिग्री लिखेंगे उसके नीचे आपको लीजेंड लिखना पड़ेगा और लीजेंड में आपको ये बताना पड़ेगा कि आपके किस सिंबल का मतलब क्या है। सो जैसे कन्वेंशन क्या है कि जो ये अनशेडेड स्क्वायर है, दैट रिप्रेजेंट्स एन अनअफेक्टेड मेल एंड दिस पैटर्न्ड स्क्वायर विल बी एन अफेक्टेड मेल. So if we want to represent a female, it will be by a circle. So we are saying this is a female which is unaffected, and we will say that this is an affected female. So आप जानते हैं कि affected female भी आप किसी भी पैटर्न से बता सकते हैं, और आपने ये क्या कह दिया कि ये क्या है, affected female है. I hope you are getting this. The mating between a male and female is shown by horizontal line connecting these two individuals. That means अगर मुझे इस unaffected male
और इस फीमेल के बीच में मेटिंग को क्या करना है, शो करना है, तो मैं इन दोनों को एक हॉरिजॉन्टल लाइन से कनेक्ट करूंगा। सो प्लीज अंडरस्टैंड, मैंने इन दोनों को एक हॉरिजॉन्टल लाइन से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। इसका मतलब मैं इसमें क्या दिखा रहा हूं कि इनके बीच में मैरिज या क्या हुआ है, मेटिंग हुई है। आई होप दिस थिंग इज एब्सोल्युटली क्लियर। अब इनसे जो प्रोजेनी होंगे, एक वर्टिकल लाइन से मैं नेक्स्ट जनरेशन में जाऊंगा। सो एक वर्टिकल लाइन बना करके मैं कहां जा रहा हूं, नेक्स्ट जनरेशन में जा रहा हूं, और फिर मैं सारे के सारे प्रोजेनीज को एक हॉरिजॉन्टल लाइन से क्या कर रहा हूं, कनेक्ट कर रहा हूं इन द ऑर्डर ऑफ देयर बर्थ, इन द ऑर्डर ऑफ देयर बर्थ। तो इस रिप्रेजेंटेशन का मतलब यह है कि इस मेल और इस फीमेल की मेटिंग से 4 प्रोजेनी हुए, पहली फीमेल, दूसरा मेल, तीसरी फीमेल, चौथा मेल, सारे के सारे क्या है, अनअफेक्टेड है। इसको मैं कहूंगा जनरेशन 1। जनरेशन 1 ये मैंने इस तरह से लिखा, ये मैंने रोमन न्यूमरल से जनरेशन को दिखाया। इसको मैं कहूंगा जनरेशन 2, और हर एक जनरेशन के इंडिविजुअल को मैं अरेबिक न्यूमरल से दिखाऊंगा। दिस इज 1 2 3 एंड 4। आई होप यू आर गेटिंग दिस थिंग वेरी क्लियरली। सो आपको ये समझ में आ गया कि हम इस पेडिग्री में 2 जनरेशन दिखा रहे हैं। इस मेल की मेटिंग इस फीमेल से हुई, दिस इज शोन बाय दिस हॉरिजॉन्टल लाइन, और इस वर्टिकल से हम नेक्स्ट जनरेशन में गए। ये इनके प्रोजेनी है इन द ऑर्डर ऑफ द बर्थ, और कोई भी इनमें अफेक्टेड नहीं है। मैंने जो जितनी भी जनरेशंस हैं उनको रोमन न्यूमरल से डिपिक्ट किया है, और जो जनरेशन के इंडिविजुअल्स हैं उनको मैंने अरेबिक न्यूमरल से रिप्रेजेंट किया है। आई होप दिस थिंग इज एब्सोल्युटली क्लियर। एक और चीज, मैरिज बिटवीन क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स, व्हाट आर कॉल्ड एज कंसैंग्विनस मैरिजेस, आर रिप्रेजेंटेड बाय अ डबल लाइन, सो ये जो इस तरह की लाइन है, ये आपको ये बता रही है कि ये क्या है, कंसैंग्विनियस क्या है, मैरिज है। ऐसी मैरिजेस हमने ये कहा दे अकर बिटवीन क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स। सो इस तरह की मैरिजेस को आप कहते हैं कंसैंग्विनस मैरिजेस। किसी वजह से अगर पेडिग्री आपके सामने एक इस तरह से आ जाए, तो हम ये कह रहे हैं कि अगली जनरेशन में ये एक रोम्बस टाइप की चीज़ बनी हुई है, एंड लेट अस से उसमें लिखा हुआ है 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस मेटिंग से 5 प्रोजेनी थे, और हमें उनका सेक्स नहीं पता है। सो दिस इज सेक्स अनस्पेसिफाइड। So please understand, this is sex unspecified. We are not absolutely sure how many were males, how many were females. So हमें ये पता है कि number of progeny कितने थे, 5 थे, लेकिन हमने ये कहा कि हमें उनका एग्जैक्ट नहीं पता कि कितने मेल और कितने फीमेल थे। सेक्स इज नॉट स्पेसिफाइड, दिस इज शोन बाय दिस सिंबल। आई होप दिस थिंग इज एब्सोल्युटली क्लियर। सो आपकी एनसीईआरटी में आपने ये बेसिक सिंपल्स देखे होंगे। जैसा मैंने आपसे फिर कहा कि पेडिग्री के साथ में आपको अपना एक लीजेंड लिखना चाहिए, और उस लीजेंड में आपको बताना चाहिए कि किस सिंबल का मतलब क्या है, पर जनरल कन्वेंशन ये है। इसके अलावा कुछ 1-2 चीज़ें और आपको पता होनी चाहिए कि मान लीजिए किसी मेल को उन्होंने इस तरह से हाफ कलर्ड किया हुआ है, सो हम ये कहेंगे, या फीमेल को उसने क्या किया हुआ है, हाफ कलर्ड किया हुआ है, तो हम ये कहेंगे दे आर कैरियर्स फॉर एन ऑटोजोमल कंडीशन, दे आर कैरियर फॉर एन ऑटोजोमल कंडीशन। सो ऑटोजोमल कंडीशन में आपने हाफ क्या कर दिया है, इसको क्या कर दिया है, कलर्ड कर दिया है, इसको आपने क्या कहा है, कैरियर है। और इसी तरह से अगर मान लीजिए बीच में एक इस तरह का डॉट लगा हुआ है, दिस फीमेल इज कैरियर फॉर अ सेक्स लिंक्ड कंडीशन। सो सेक्स लिंक्ड कंडीशन में आप जानते हैं मेल कैरियर नहीं होता, तो केवल फीमेल कैरियर हो सकती है। तो ये दिस इज अ कैरियर फॉर what I am saying is a sex linked condition, and this is how you normally represent an individual who is carrier for an autosomal condition. और अगर मान लीजिए किसी पे इस तरह से क्रॉस है, so this will show that the person is diseased now. सो दैट मीन्स इस पर्सन की क्या हो गई है, डेथ हो गई है। ये कुछ कॉमन सिंबल्स हैं पेडिग्री के जो आपको पता होने चाहिए।
सो एक बार हम इसको रिवाइज करते हैं। ये अनअफेक्टेड नॉर्मल मेल है। अफेक्टेड मेल दिखाने का तरीका आपके पास, या तो आप इसे पूरा शेडेड कर दीजिए या कोई और आप इसमें पैटर्न बनाइए। तो जो भी आप पैटर्न बनाएंगे वो आपको लीजेंड में दिखाना पड़ेगा। इसी तरह ये फीमेल, ये अफेक्टेड, ये नॉट अफेक्टेड। जो मैंने आपसे कहा कि मेटिंग विल बी बाय अ हॉरिजॉन्टल लाइन, यू विल शो द जनरेशंस बाय रोमन न्यूमरल्स एंड द इंडिविजुअल्स बाय अरेबिक न्यूमरल्स। द नेक्स्ट जनरेशन विल बी गोइंग बाय द वर्टिकल line. All the progenies are connected by a horizontal line, can you see? And therefore you can see this is the order of the birth, first female, then male, then female, then male. All of them are normal. इसी तरह से हमने ये कहा कि अगर आपको सेक्स के बारे में नहीं पता है तो आप इस तरह का एक सिंबल बनाएंगे। कंसेंग्विनस मैरिजेस डबल लाइन से दिखाई देंगी। ऑटोजोमल कैरियर कंडीशंस हाफ आप क्या करेंगे, कलर करेंगे। और अगर बीच में एक डॉट है, सो दिस विल बी अ कैरियर फॉर द सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। आई होप दिस थिंग इज एब्सोल्युटली क्लियर। सो आई विल एडवाइज यू कि आप थोड़ा सा इन सिंबल्स के बारे में पढ़िए, और हम बहुत अभी एकदम आपको कुछ पेडिग्री एनालिसिस विद एग्जांपल्स करके दिखाते हैं कि किस तरह से पेडिग्री एनालिसिस को अप्रोच किया जाता है, किस तरह से उसमें जेनेटिक एनालिसिस की जाती है। तो सबसे पहले मैं एक ओल्डर एनसीईआरटी है उसकी एक एनसीईआरटी डिपिक्ट करके आपको ये बताऊंगा कि किस तरह से आप पेडिग्री एनालिसिस कर सकते हैं, क्या जनरल रूल्स हो सकते हैं नीट में एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए, वो क्या पॉइंट्स हैं जो मुझे याद रखने चाहिए।